जो भाग 4 था हमारा अमेरिकी संघीय कार्यपालिका का, उसमें हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने दो बातें समझने की प्रयास किया था। एक तो कार्यपालिका शक्तियों में शांति व व्यवस्था बनाए रखना वहाँ के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, उसकी शक्ति है, उसका एक अधिकार है। और दूसरा हमने लिया था कानूनों व न्यायिक जो निर्णय हैं उनको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी है वो भी राष्ट्रपति की है। तो ये दो पॉइंट हुए थे कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति अधिकार या कार्य हैं उनमें। तीसरी बात उसमें है प्रशासन का कुशल संचालन। अमेरिका के राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रशासन का कुशलतापूर्वक संचालन करे। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति में शामिल है कि जो प्रशासन है उसका कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति चूँकि कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः प्रशासन के सभी विभागों का संचालन उसके नियंत्रण व देखरेख में होता है। उसका यह अधिकार है कि वह विभागों के कुशल संचालन के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश तथा प्रशासकीय आदेश दे और जरूरी हो तो अध्यादेश भी लागू करे। यहाँ ओग व रे का एक कथन है, राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रमुख कार्यपालिका सहायकों की मदद से प्रत्येक निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करता है। निर्देशन की शक्ति का घनिष्ठ संबंध नियम व विनियमन जारी करने की शक्ति से है, जो प्रशासकीय आदेश के रूप में होते हैं। तो ये है तीसरा बिंदु। और चौथा उसमें आता है एक नियुक्ति व पदमुक्ति की शक्ति। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में ही आता है, नियुक्ति व पदमुक्ति की। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन से नियुक्ति करता है। यानी उन नियुक्तियों पर सीनेट मतलब वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, उसका द्वितीय सदन है, उच्च सदन है। तो उन नियुक्तियों के लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। संविधान के अनुसार इस प्रकार के प्रमुख पद जैसे मंत्री, राजदूत या विभिन्न जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष या सदस्य, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी आदि ये हैं वहाँ पर। और इस संबंध में यह है कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ हम कार्यपालिका क्षेत्र की नियुक्तियों की ही बात कर रहे हैं। इसलिए इस मतलब जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की बात हमने नहीं की। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया, मंत्री, राजदूत, आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी आदि। तो ये जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इनके लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। यानी सीनेट बाद में इनको अगर अपना अनुसमर्थन देती है तो ये नियुक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति इस प्रकार की नियुक्तियों में सीनेट की शिष्टता की परंपरा का बहुत ध्यान रखते हैं। सीनेटोरियल कर्टसी एक शब्दावली है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इन नियुक्तियों में वो सीनेट की शिष्टता है या सीनेट ये शिष्टाचार जो है उसकी जो परंपरा उसका वो ध्यान रखते हैं। इस परंपरा का विस्तृत जो उल्लेख है, जिक्र है, हम करेंगे बाद में कि सीनेट ये शिष्टाचार क्या होता है। दूसरी नियुक्ति है कि वे निम्न पद जिन पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने सहयोगियों की मदद से नियुक्ति करता है। ये उल्लेखनीय है कि संविधान में इस प्रकार के पदों का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः कांग्रेस ही ये बताती है कि कौन कौन से पद इस श्रेणी में आएंगे। राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति कांग्रेस के नियमों के अनुसार करता है और मनमानी वो नहीं करता। वहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। जो दूसरे पद हैं, जो छोटे पद हैं, जो प्रमुख पदों से अलग हैं, जिनका उल्लेख नहीं है संविधान में, परंतु कांग्रेस बताती है कि ये कौन कौन से पद हैं जिन पर नियुक्ति राष्ट्रपति करे। परंतु जो नियम कांग्रेस बनाएगी वो उनके मतलब अनुसार ही नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति वहाँ मनमर्जी से अपनी नियुक्तियाँ नहीं करता है। कांग्रेस के नियमों के अनुसार अनेक राजकीय कर्मचारी, लोक सेवक लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति एक औपचारिकता ही रहती है एक तरह से। यानी कांग्रेस जो नियम बनाए, मतलब जो राजकीय लोक सेवक होते हैं या लोक सेवा आयोग, वो लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो वहाँ राष्ट्रपति की जो अधिकार है वो एक औपचारिक मात्र हो जाता है। राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार कुछ नियुक्तियां ही करता है। इस प्रकार की नियुक्ति में वह अपने राजनीतिक दल व मित्रों को प्राथमिकता देता है, किंतु कांग्रेस के नियमों के अंतर्गत रहकर ही वो ऐसा करेगा। यानी अगर फ़ायदा भी देता है अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, तो वो कांग्रेस के जो नियम है उनसे बाहर जाकर वो कभी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करते वहाँ पर राष्ट्रपति।
जहाँ कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करता है वहाँ ही उसे इन पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार है, किंतु वह आयोग द्वारा नियुक्त स्थायी लोक सेवा कर्मचारियों तथा कांग्रेस द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अधिकारियों आयोगों के सदस्यों को पद मुक्त नहीं कर सकता। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान ने राष्ट्रपति को ये लिखित अधिकार नहीं सौंपा है कि वह कार्यपालिका अधिकारियों को पदमुक्त कर सके। कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति के इस अधिकार का विरोध किया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने निहित शक्तियों का सिद्धांत हम आगे चर्चा करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति को अधिकार सौंप दिया। न्यायालय का मत रहा है कि राष्ट्रपति को ये हक होना चाहिए ताकि वह प्रशासन का उचित निर्धारण और निर्देशन कर सके और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले असहयोग करने वाले पदाधिकारियों को हटा सके। तो न्यायालय ने यहाँ, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति की शक्ति हैं उनके स्रोत हैं, तो उसमें न्यायालय के निर्णय भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो न्यायिक निर्णयों ने भी राष्ट्रपति की स्थिति को काफ़ी मजबूत बनाया है। वहाँ की राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि की है, वो एक स्रोत रहे हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया मैंने आपको पद से हटाने वाला, तो उसमें न्यायालय ने कहा कि फिर तो काम हो नहीं पाएगा वहाँ पर, वो कौन सहयोग करेगा, नहीं करेगा कोई, तो जो नहीं करने वाले हैं उनको वो हटा सके, उनको थोड़ा दंड मिल सके। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होना चाहिए। तो ये हो गई नियुक्ति व पद मुक्ति की शक्ति। एक है मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति। मंत्रिमंडल के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ अत्यंत विस्तृत हैं। वह मंत्रिमंडल के सचिवों यानी मंत्रियों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। व्यवहार में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का न केवल नेतृत्व करता है अपितु वह मंत्रिमंडल का स्वामी भी होता है। वह विभिन्न विभागों की नीतियों का निर्माण करता है। जरूरी समझने पर किसी सचिव को पदमुक्त भी कर सकता है। ये उल्लेखनीय है कि अमेरिका के संविधान में मंत्रिमंडल का कोई जिक्र नहीं किया गया, ध्यान रखें आप, यानी मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। वस्तुतः इस संस्था का निर्माण राष्ट्रपति के व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही हुआ है। तो मंत्रिमंडल संबंध में ये हो गया कि वो नियुक्ति करता है मंत्रियों की, परंतु नहीं, मंत्रिमंडल के जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति करता है, परंतु सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। वह नेतृत्व भी करता है, मंत्रिमंडल का स्वामी भी होता है। वह विभागों की नीतियों का निर्माण भी करता है। जरूरी समझने पर वह किसी सचिव को पदमुक्त भी कर सकता है, जिसकी नियुक्ति वो सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। क्षमादान की शक्ति भी है अमेरिका के राष्ट्रपति को। संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति संघीय कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान कर सकता है। वह अपराधी की सज़ा कम कर सकता है, पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, वह स्थगित कर सकता है। किंतु एक बात ध्यान रखें, वह महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं रखता है। ये उल्लेखनीय बात है। यहाँ पर राष्ट्रपति उन राजनयिक अपराधियों को भी क्षमा प्रदान कर सकता है जिनके खिलाफ कि अभी किसी न्यायालय में कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, अर्थात मुकदमा चलने से पहले ही क्षमा कर सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने 1868 में अमेरिका के गृह युद्ध जो हुआ था ना 1861 से 65 के बीच में भाग लेने वाले उन सभी व्यक्तियों को क्षमा प्रदान की जो संयुक्त राज्य अमेरिकी संघ से स्वतंत्र होना चाहते थे। अनेक व्यक्तियों की क्षमा किसी न्यायिक कार्यवाही से पूर्व ही दे दी गई थी। वर्तमान कुछ समय बाद की हम बात करें, लगभग ये मानो वर्तमान समय की सी बात है, में राष्ट्रपति फोर्ड ने राष्ट्रपति निक्सन को वाटरगेट कांड के संदर्भ में क्षमा प्रदान की। राष्ट्रपति निक्सन ने इस कांड के कारण त्यागपत्र दिया था। उस पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू किए जाने से की पूरी संभावना थी, किंतु इस प्रकार की किसी कार्रवाई से पूर्व ही उन्हें क्षमा प्रदान कर दी गई। तो ये क्षमा प्रदान करने का क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति है वो सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व भी करते हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति अमेरिका की स्थल सेना व नौसेना का सर्वोच्च सेनापति है। वह राज्यों की उन सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति होता है जो संघ की वास्तविक सेना मतलब सेना में शामिल है या वास्तविक सेवा में लगाई जाती हैं। संविधान बनने के बाद वायुसेना का विकास हुआ वहाँ पर। अब राष्ट्रपति वायुसेना का भी सर्वोच्च सेनापति है। लोकतंत्र में क्या होता है कि सेनाओं पर लोकप्रिय कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है। कांग्रेस राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति पर नियंत्रण भी रखती है, ये ध्यान रखें,
ताकि वह सेनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सके। कांग्रेस राष्ट्रपति को 2 प्रकार से नियंत्रण रखती है। पहली बात, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस को, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमेरिका के संविधान, अमेरिका की जो व्यवस्था है वहाँ पर, कि जो कांग्रेस है वह राष्ट्रपति पर 2 प्रकार से नियंत्रण रखती है। उनकी वो मतलब सेनाओं का जो प्रधान सेनापतित्व होता है, करता है, सेनापति होता है, तो उसके संबंध में तो पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है कि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है, यानी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस करती है। दूसरी बात क्या है, सेनाओं के लिए आवश्यक जो धन की व्यवस्था है वो भी कांग्रेस करती है। उल्लेखनीय बात है कि सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति सेनाओं के संचालन के आदेश दे सकता है, जैसे वह सेना को विवादास्पद क्षेत्र में भेजने का आदेश दे सकता है, शत्रु राज्य की घेराबंदी का आदेश दे सकता है, या शत्रु पक्ष पर बम वर्षा करने का आदेश भी दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इन आदेशों को जारी करने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति इस तरह के आदेशों द्वारा युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, तब कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। यानी युद्ध की घोषणा करने का अधिकार तो कांग्रेस को है, परंतु राष्ट्रपति सेनाओं पर नियंत्रण रखकर उनको भेजकर और इस प्रकार की स्थितियां पैदा कर सकता है कि कांग्रेस मजबूर होगी, यानी वो चाहे या नहीं चाहिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, फिर स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो उसको युद्ध की घोषणा करनी पड़ सकती है, या करनी पड़ेगी एक तरह से, ये मानो आप। एक डीसी कॉयले का मत है, राष्ट्रपति ऐसी कार्यवाहियों द्वारा जो उसकी शक्तियों में आती हैं और जो युद्ध की परिस्थितियों को बनाती हैं युद्ध उत्पन्न कर सकता है। प्राय व्यवहार में राष्ट्रपति कांग्रेस का इंतजार किए बगैर ही युद्ध व शांति की संभावनाओं का हल करने को विवश होता है। उदाहरण के लिए 1962 में राष्ट्रपति कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक घेराबंदी की, जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो गई थी। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी 1950 ईस्वी में कोरिया युद्ध में अमेरिकी सेनाएं भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर युद्ध लड़ा और राष्ट्रपति जॉनसन ने 1965 में वियतनाम युद्ध में भाग लिया। तो ये ज्ञातव्य है कि कोरिया व वियतनाम के युद्ध में अघोषित युद्ध, अनडिक्लेयर्ड वार थे एक तरह से ये, अर्थात कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा नहीं की, किंतु युद्ध के लिए धन की व्यवस्था अवश्य की और युद्ध का नैतिक समर्थन किया। वर्तमान युग में युद्ध की प्रवृत्ति बदल चुकी है वैसे, और अब प्राय घोषित युद्धों का स्थान शीत युद्ध या अघोषित सीमित युद्ध ने ले लिया है, जो कभी भी पूर्ण और असीमित युद्ध में बदल सकता है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। शीत युद्ध ने बहुत अधिक मतलब इसको, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम पढ़ते हैं, तो इस शीत युद्ध ने वास्तव में वहाँ के राष्ट्रपति की शक्तियों को असीमितता प्रदान की है और राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों में मतलब अत्यधिक वृद्धि हुई है। युद्ध काल में कांग्रेस स्वेच्छा से राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दे देती है और सर्वोच्च न्यायालय उसके कार्यों के प्रति उदारवादी रुख दिखाता है, किंतु संकट काल में राष्ट्र की प्रतिष्ठा, संपत्ति एवं भौतिक सुरक्षा खतरे में होती है। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति युद्ध की व्यूह रचना, युद्ध विराम एवं शांति की घोषणा के लिए स्वतंत्र है, उसे कांग्रेस की अनुमति की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, किंतु युद्ध के बाद होने वाली शांति संधि पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है। तो ये राष्ट्रपति की होगी, सेनाओं का वह प्रधान सेनापतित्व करता है। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों में एक आता है वैदेशिक संबंधों का संचालन और विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। इस दृष्टि से भी उसको कई प्रकार की अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिन पर हम चर्चा जो हमारा भाग 6 होगा उस पर करेंगे। धन्यवाद।